गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है कि लास्ट क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो कम्युनिकेशन स्किल, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी समझ के हिसाब से मैंने जितना बताया है उतने में आपको समझ में आ गई होगी। पर देखो दोस्तों, ये प्रैक्टिस की चीज़ है और इसको समझने के लिए जो है ना, आपको भी अपनी तरफ से थोड़ा मुखर होना पड़ेगा, थोड़ा खुलना पड़ेगा, हमसे बातें करनी होगी। तभी मैं आपके मन के जो सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो ये स्किल है, कला है, और कला सीखने के लिए तो आपको पता ही है, ड्राइंग आप करते हो एक दिन में तो आप मास्टर हो नहीं जाते हो। तो बातचीत करना एक कला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे तो हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब रही बात कि बातचीत तो सभी करते हैं, मेरा कम्युनिकेशन सबसे इफेक्टिव कैसे हो, किन चीजों पे ध्यान देनी चाहिए कि मेरा कम्युनिकेशन औरों से अलग हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला आपको जिस चीजों पे जरूरत है ना, जिस चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, वह है आपका नॉलेज। नॉलेज किस चीज का? नॉलेज सब्जेक्ट मैटर का, जिस चीजों के बारे में आप बात करना चाह रहे हो। ठीक है, जिस भी चीज के बारे में आपको लगता है कि हमको ग्राहक के साथ, किसी मीटिंग में, किसी प्रोफेशनल्स के साथ बात करनी है, उस पर आपको नॉलेज होना चाहिए। राइट? अब मान लो कि आप कहीं से आते हो, किसी बाहर शहर से आते हो, और ट्रेन से उतरकर आप एक रिक्शा लेते हो। काफी दिन के बाद आप इस शहर में आए हो और रिक्शे वाले से आप बातचीत करना चालू करते हो। तो क्या बात करते हो कि नासा अभी क्या कर रहा है, इसरो का चंद्रयान का क्या हालचाल है, यही बात करते हो क्या? नहीं करते हो ना। क्या करते हो? मौसम कैसा है, रांची शहर कैसा है, भीड़ भाड़, ट्रैफिक। आपको लगता है कि इसकी जानकारी इसको होगी, बट आप ये समझते हो कि नासा, इसरो की जानकारी इसे नहीं होगी, तो आप उससे वो बात नहीं करते हो। और कोई आप ही से कोई उस तरीके की बातें करे जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। ट्रेन की इंजन कैसे चलती है, अगर आपको नॉलेज नहीं, शायद आप नहीं जवाब दे पाओगे, नहीं बोल पाओगे। या कन्वर्सेशन होगा भी तो एक दो लाइन का होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप इसे ध्यान दें कि जब भी जिस टॉपिक पे आपको बात करनी है, उस पर होमवर्क करें, अपनी नॉलेज को पक्का करें, दुरुस्त करें, ताकि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। दूसरा है, आपको किस करना होगा। कंफ्यूज हो गए मैं वो किस की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा लाइटर मोड में मैंने इसका एब्रिविएशन कर दिया था, डिटेल्स में बताता हूं। बचपन से हमें बताया गया है, ग्रामर जब हम पढ़ते थे, व्याकरण पढ़ते थे, कि वाक्य को छोटा और साधारण रखो। जनरली आमतौर पे हम समझते हैं कि भाषा की पकड़ उसी को है, कम्युनिकेशन वही अच्छा करता है जो लच्छेदार बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है। शायद
मिथ है ये। आपकी लाइन छोटी हो, कॉमा का प्रयोग किया गया हो, पाउज हो, एक्सक्लामेशन हो अगर जरूरत है, इंट्रोगेशन हो अगर जरूरत है, तो आपके वाक्य जो होंगे ना, इधर आप लिखो या बोलो, उसका इफेक्ट जो है वो काफी जोरदार होगा। सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है। तीसरा, जिस भी बात पे आप, जिस भी मुद्दे पे आप बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, गप कर रहे हो, लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसको बोलते समय आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस दिखेगा कहां? आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा। वो पता चल जाएगा कि आपको सब्जेक्ट मैटर के कितना नॉलेज है। अगर आप ऊपरी ऊपरी पढ़े रहोगे या ज्ञान में कहीं कमी होगी, तो सामने वाला किसी तरीके का क्वेश्चन करके आपके कम्युनिकेशन को बाधित कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप आ रहे हो और रास्ते में आप देखते हो कि काफी भीड़ भाड़ है, लोग काफी इकट्ठा है, जमा है, आप भी जाते हो उनके पास, लेकिन काफी भीड़ है, आप अंदर नहीं घुस पा रहे हो, तो आप पूछते हो हुआ क्या है? तो एक आदमी कहता है एक एक्सीडेंट हुआ है। आपकी बड़ी तमन्ना है कि उस व्यक्ति को देखें जिसका एक्सीडेंट हुआ है, बट आप घुस नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके आगे 50-100 लोग और जमा हैं। आपकी जिज्ञासा बढ़ती है और आप पूछते हो कैसे हुआ, क्या हुआ? दूसरा आदमी आपको कहता है, जो आपके बाजू में खड़ा है, कि एक बच्चा जा रहा था, एक ऑटो वाले ने उसको धक्का मार दिया, उसका दोनों पैर टूट गया। आप देखना चाहते हो फिर भी नहीं देख पा रहे हो। तो उस इंफॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है, आप अपने ऑफिस पहुंच जाते हो और ऑफिस पहुंच करके लोगों को, अपने कलीग को बताते हो कि देखो यार, अभी ना मैं आ रहा था तो एक एक्सीडेंट देखा, एक बच्चे को एक ऑटो वाले ने धक्का मार दिया, उसके दोनों पैर टूट गए। उसी समय आपके बात करने के दौरान ही आपका एक कलीग बोलता है, तुम देखा नहीं है, झूठ बोल रहा है तुम, वो बच्चा नहीं था, लड़की थी, और उसका दोनों पैर नहीं टूटा, एक पैर एक हाथ टूटा है। अब यहीं पे आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज जो थी वो पक्की नहीं थी, आप क्या हो जाते हो, हिल से जाते हो, उस व्यक्ति की बात को काट नहीं पाते हो कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। सो वो जो चीजें हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखती हैं, पता चलता है, और चेहरे पे एक वेव आता है। इसका कारण क्या था कि आपका कॉन्फिडेंस हिल गया। आपको, आपने जो कम्युनिकेशन करनी थी, आपने जो कम्युनिकेशन कर रहा था, वो कम्युनिकेशन पूरी की पूरी अधूरी ज्ञान पर आधारित थी। अगर आपने उसे अपनी आंखों से देखा होता तो शायद आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बोलने के लहजे में कोई पॉज नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, कोई आपके चेहरे पे वेव नहीं आता, बट आ गया। तो आपका कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव हो रहा था, अभी क्या हो गया? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, सबों के साथ होता है।
राइट। नेक्स्ट, एंथुजियाज्म, उल्लास। किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जानकारी को, किसी से अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बिल्कुल मरे हुए अंदाज में निढाल पड़े हुए हो, आपके चेहरे पे, आपके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है, स्माइल नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा? इफेक्टिव नहीं होगा। क्या लगेगा सामने वाले को? कि आप जो है, या तो सब्जेक्ट मैटर का पूरा नॉलेज नहीं रखे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। और जब आप एंथुजियाज्म में होते हो, आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, जब आप किसी को बताते हो ना, तो सामने वाले को लगता है कि आप मुंह से नहीं बोल रही, आपकी आत्मा बोल रही है। और ये तभी होगा दोस्तों, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। नॉलेज ही कॉन्फिडेंस दिलाता है। और नॉलेज और कॉन्फिडेंस आपको है, यू आर बीइंग इंटरेस्टेड टू से समथिंग टू समवन, टू शेयर योर नॉलेज, टू शेयर द इंफॉर्मेशन। एंथुजियाज्म आपके पूरे की पूरे बॉडी लैंग्वेज में दिखेगी, और सामने वाला के ऊपर में आपका एक इंप्रेशन पड़ेगा, जोरदार इंप्रेशन पड़ेगा। राइट। पांचवा, कन्विक्शन, आस्था। आप जिस भी चीजों को बता रहे हो, उस पर आपने पूरा रिसर्च किया है, पूरी जानकारी हासिल की है, ताकि सामने वाला अगर कोई क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो आपके पास उसका प्रॉपर जवाब है, और इस जवाब से वो कायल हो जाता है। आपने रामायण पढ़ा, और आपको लगा कि मैं कथावाचक बन जाऊं, कथा वाचना चालू कर दिया। कथा बांटते बांटते आप राम जी के स्वयंवर का बखान कर रहे हैं, और उसमें आप कहते हैं कि सीता जी का स्वयंवर हुआ था, राम जी ने धनुष पे प्रत्यंचा एक ही बार में चढ़ा दी, कोई और राजकुमार उसे चढ़ा नहीं पाए। सामने वाला एक आदमी बैठा हुआ है ऑडियंस में, उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप क्या बोल रहे हो, ये किस रामायण में लिखा है? आप गड़बड़ा जाते हो, और किस रामायण में लिखा है? रामायण भी बहुत है क्या? मैंने तो टीवी सीरियल में देखा था बी आर चोपड़ा का, उसमें राम जी धनुष तोड़े थे। आप बता नहीं पाते उसे, वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, रामचरितमानस से लिया गया है, या कहीं से लिया गया है। तो कन्विक्शन यहां पे आपका जो है, आस्था जिसको कहते हैं, बिलीफ। बिलीफ जब क्रॉनिक हो जाता है, क्रॉनिक इन द सेंस कि आप उस नॉलेज के, आपके आपके उस नॉलेज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ट्रस्टेड है, एक्सपेरिमेंटेड है। आप उससे तर्क करोगे, आप उससे बहस करोगे नहीं। लेकिन अभी यहां पे क्या हुआ, आपकी नॉलेज को उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, चैलेंज कर दिया।
बट हमने तो रामायण में देखा है ना, दोस्तों रामायण कई एक भाषाओं में लिखी हुई है, और ये जो प्रसंग है, ये जो लिया गया है, ये उद्धृत जो किया गया, कहां से? ये तमिल रामायण से किया गया है। उसमें इसका वर्णन है, उसमें इसका जिक्र है। तो क्या हुआ? कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी कन्विक्शन, उसकी आस्था, जब किसी व्यक्ति की आस्था पे चोट पहुंचता है ना, और वो आस्था सच में उसकी आस्था है, तब वो तिलमिलाता है। तब उसको लगता है कि नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है। आज भी लोगों को बहुत सारी चीजों पे आस्था है, बट अगर आप उनसे सवाल पूछो, क्रॉस क्वेश्चन करो, तो वो बस क्या कहते हैं? मेरी आस्था है, बस। उनके पास आंसर नहीं है। तो किसी भी चीज का आस्था बनाने के लिए आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि अंधभक्ति, अंधभक्ति को अंधविश्वास कहते हैं, उसे कन्विक्शन नहीं कहते, उसे आस्था नहीं कहते, वो अंधभक्ति है। जैसे मैं कहूं आपको कि भारत का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है, शायद आप हमसे लड़ पड़ोगे। क्या बोलते हो? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नवाज शरीफ तो भारत का है भी नहीं, वो तो पाकिस्तान का है, तो वो प्रधानमंत्री कैसे होगा? क्योंकि आपकी नॉलेज इतनी पक्की है कि आप हमसे बहस तर्क करने के लिए तैयार हो, और उसको मैं बदल नहीं सकता। कितना भी घूस दे दूं, कितना भी आपको मैं पढ़ा दूं, आपका नॉलेज अटल है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसे ही कहते हैं कन्विक्शन। सो आपके पास क्या होनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? उस सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए। बोलते समय, लिखते समय, कम्युनिकेशन करते समय वाक्य को छोटा रखें, और जो प्रॉपर चीजें होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो उनको यूज करें, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया। कॉन्फिडेंस से आप भरे रहें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहे कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, और सामने वाला जो है आपसे डिलाइट नहीं होगा, खुश नहीं होगा, वो आपसे झगड़ेगा भी। कुछ लोग तो झगड़ते भी हैं, बट कुछ लोग नहीं झगड़ेगा, वो सिंपली आपके पास से चले जाएंगे। एंथुजियाज्म होना चाहिए, आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कम्युनिकेशन में मिल करके साथ दे। कन्विक्शन होना चाहिए आपको, आपके अपनी नॉलेज का। एंड साथ ही साथ जब एंथुजियाज्म होता है, जब बहुत ज्यादा कन्विक्शन होता है, आपने सुना होगा बहुत सारे अंधभक्त जब बहस करते हैं, तर्क करते हैं, आजकल टीवी पे भी बैठ के होता है इस तरीके से, सुना होगा आपने, देखा होगा। तो हम शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारे सामने जो बैठा हुआ है या जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अति उत्साही जिसे हम कहते हैं ना, अति उत्साह में हम शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। बच्चा से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी पुरुष से कर रहे हैं, किसी स्त्री से कर रहे हैं, और मेरे उस कम्युनिकेशन से इन चीजों का पलायन हो जाता है, वो गायब हो जाता है, जिसको कहते हैं रिस्पेक्ट, आदर। सो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, बट अगर आपका रिस्पेक्ट आपके कम्युनिकेशन में नहीं है, आदर नहीं है, आपका इंटेंशन वो नहीं है कि आप किसी को इंसल्ट करें, बेइज्जत करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, बट क्या है? एंथुजियाज्म, ओवर कॉन्फिडेंस,
आपको लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये सारी चीजें मिल करके क्या होता है ना, आपके कम्युनिकेशन से वो रिस्पेक्ट शब्द को खींच के कहीं और ले जाता है और आपका पूरा का पूरा मेहनत उस पर पानी फिर जाता है। सो प्रोफेशनल दुनिया में, प्रोफेशनल दुनिया क्या, पर्सनल दुनिया में भी, कहीं भी आपको शब्दों की मर्यादा तो, वाक्यों की मर्यादा तो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। सो कम्युनिकेशन का ये पार्ट मैंने इसलिए बता दिया कि सर आपने बता तो दिया कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, टू वे प्रोसेस होता है, डिकोड करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, हेलो क्यों कहते हैं, किसी का जवाब नहीं आया था। एक बार फिर से आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स खाली है, उस पर लिखें कि हम हेलो ही क्यों बोलते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये 6 मंत्र हैं। इन 6 मंत्र को आप ध्यान में रखें, आपकी कम्युनिकेशन माशाअल्लाह शानदार होगी। लोग आपसे इंप्रेस्ड होंगे। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है, हम बोलते तो हैं, बोलता तो सब है, हम भी बोलते हैं, जो हमारे ग्राहक हैं वो भी बैठते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल दुनिया में हैं, इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर कौन होते हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वो आपके कलीग, सारे लोग, बॉस, सब आपके इंटरनल कस्टमर हैं। आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर इंटरनल कस्टमर हैं। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, कस्टमर तो हम लोग सुने हैं कि जो ग्राहक होता है उसी को कहते हैं, और ग्राहक तो वो होता है जो कुछ खरीदता बेचता है। तो लिसनिंग स्किल में जाने से पहले हम लोग थोड़ा इसी को समझ लेते हैं। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, आप समझ पाओगे, चीजों को कड़ी से कड़ी मिला पाओगे। तो सबसे मैंने ये कहा कि आप जब कहीं पे जाते हो तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल की जरूरत होती है। हार्ड स्किल डोमेन है, कोर एरिया है, और इसी कोर एरिया के चलते ही हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास में वैसी स्किल आ जाए, जैसे हम BFMO करते हैं, बैचलर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑपरेशन। अब क्या है, मेरा एम जो है करीब करीब क्लियर है कि मुझे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जाना है, तो हम वहां पे BFSI की पढ़ाई करते हैं, बैंकिंग की पढ़ाई करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की करते हैं, स्टॉक मार्केट की करते हैं, इंश्योरेंस की करते हैं, NBFC की करते हैं। तो 3 साल में मुझे एक कोर डोमेन मिल जाता है, हम जानने लग जाते हैं कि बैंक किस तरीके से ऑपरेट होता है। उसी तरीके से हमको लगता है कि हम किसी ऑफिस में जाकर के, और ऑफिस के जो कोर काम है, बैक ऑफिस। अब आप कहोगे फिर सर आपने नया शब्द ले आए, बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस वो होता है जो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, ग्राहक से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, और बैक ऑफिस वो होता है कि फ्रंट ऑफिस जो भी डाटा को जनरेट करता है, बिफोर सेल्स, आफ्टर सेल्स, उस डाटा को कैप्चर करना, ये बैक ऑफिस का काम होता है। चाहे हम पेपर पे करें, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राहक ने एक सामान खरीदा और उसने पैसे दिए, अब कैश मोमो काटना है, बैक ऑफिस हो गया, जिसको कैशियर बोलते हैं। लेजर में एंट्री करनी है, बैक ऑफिस हो गया। कंप्यूटर में एंट्री करनी है, डाटा एंट्री करनी है, बैक ऑफिस का काम है ये।
बट वहीं पे एक कस्टमर आया है, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, फ्रंट ऑफिस का काम है ये। तो हमने पढ़ाई की इसी हिसाब से, ताकि हमको वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत ना हो डोमेन के चलते। हमने ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कर लिया, हमने बैचलर इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट कर लिया, हमने बीबीए कर लिया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमने एमबीए कर दिया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर हमने रिटेल इंडस्ट्री को फोकस किया है तो हमने बैचलर इन रिटेल मैनेजमेंट कर लिया, बीआरएम जिसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इन कोर्सों को चलाती हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। क्योंकि बच्चे शुरू में ही बहुत फोकस्ड हो गए हैं कि हमें किस इंडस्ट्री में जाना है, हमें प्राइवेट में जाना है, सरकारी में जाना है। प्राइवेट में जाना है तो वहां कंपटीशन है, सॉरी सरकारी में जाना है वहां कंपटीशन है। प्राइवेट में जाना है तो वो शुरू से ही तैयारी करते आते हैं। तो ये तो हो गया हार्ड स्किल की बात। एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपनी बिजनेस खड़ी करनी है, हम उस तरीके की पढ़ाई करते हैं। सॉफ्ट स्किल ये तो हर इंडस्ट्री में चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ग्राहक जो है वो देवो भव है, कहते हैं ना अतिथि देवो भव। और ग्राहक को खुश करना है, ग्राहक को अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, अपने आइडियाज बेचने हैं, तो आपके पास तो सॉफ्ट स्किल होना भी चाहिए। बिना सॉफ्ट स्किल आप बहुत अच्छे कारपेंटर हो, बहुत अच्छी कुर्सी बनाते हो, बहुत अच्छा पलंग बनाते हो, एक ग्राहक आता है लेने के लिए, कहता है भाई साहब जरा ये वाला चेयर दिखा दो। आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, देख लो जो है सो यही है। कहता है थोड़ा इसको कस्टमाइज कर दोगे क्या? नहीं नहीं उतना फुर्सत नहीं है। आपको लगता है कि वो ग्राहक आपसे सामान लेगा आपकी इस तरीके की बातों से? कभी नहीं लेगा। आप कुछ भी उसको दे दो। और जब बायर्स के बिहेवियर को हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग समझेंगे कि बायर का बिहेवियर क्या होता है। तो उसी तरीके से सेलर को भी बिहेव करना पड़ेगा। तो आज लिसनिंग स्किल को यहां पे रोकते हैं सॉफ्ट स्किल में, और थोड़ी जो कोर नॉलेज है जिसको कि आपको समझने में बाद में आसानी होगी, जो हम पढ़ा रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट, कस्टमर, ग्राहक, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हम सारे लोग खरीदने जाते हैं सामान, कब जाते हैं सामान खरीदने? जब हमें नीड होती है। तो नीड क्या होती है? नीड को हम कैसे समझे कि हमको नीड हो गया उसका, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जरूरत। तो इनके 3 स्टेज होते हैं।
पहला क्या स्टेज होता है? सबसे पहला आप ड्रीम करते हो, काश मेरे पास भी ये होता। अब ये ड्रीम जो करते हैं हम, ऐसे नहीं कर लेते हैं कि ड्रीम इस तरीके से कि काश मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट होता जो नहीं है। वो जब हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, पहले पेन नहीं था, पहले कार नहीं थी, तो लोगों को लगा कि प्रोडक्ट इस तरीके से उसके कुछ न कुछ एक अंश रहा होगा। जो आज ट्रेन आप देख रहे हो, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, ये वो ट्रेन जो देख रहे हो, उसके पहले कुछ न कुछ था। अंग्रेज के जमाने में ट्रेन आई, कभी कभी तो पटरी को सीधा भी करना पड़ता था, पटरी टेढ़ा हो जाता था क्योंकि पटरी उस समय टाइट नहीं रहता था। वो एक कीड़ा था दिमाग में, वो कीड़ा धीरे धीरे डेवलप हुआ, एक आइडियाज डेवलप हुए, और आइडियाज हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जिस भी प्रोडक्ट को आप देखो, आप कार देखो, पहले कैसा था, आज कैसा? लग्जरी, कंफर्ट, एयरबैग, एबीएस, क्या पहले था ये? तो कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता हुई, लोगों को लगा एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग का कॉन्सेप्ट दिमाग में आइडिया जनरेट हुआ होगा कि इस तरीके से तो बचाया जा सकता है अगर एक बैलून आ जाए कहीं से। तो वो आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसके मास्टर बन जाओ, हर चीज को समझ लो, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री में आप जाओ तो आपको लोग कहे माय गॉड, ये तो पूरा रेडी है, पका पकाया है, इसको तो कुछ नहीं सिखाना। जनरली हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और सामने वाला हमसे पूछता है क्या स्किल है आपके पास? सर अभी तो कुछ नहीं, आप जो बोलेंगे हम कर देंगे। क्या मतलब इसका जो बोलेंगे हम कर देंगे? हमको बोलेगा झाड़ू कर दो, कर देंगे क्या हम? आपको खुद ही नहीं पता। सर जो जो आप कहेंगे। सर आप ट्रेनिंग तो देंगे ना? वो एम्प्लॉयर क्या ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है? जरा इसको समझिए। और आप डिमांड करते हो कि सर मेरे पास बीए का सर्टिफिकेट है, कम से कम 20-25 हजार तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी लग जाता है तो 40-50 हजार मिलता, आप तो 20 हजार तो दो। और 20 हजार अगर वो दे भी देता है तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि आपका दोस्त एक सरकारी नौकरी में चला गया, उसको 40-45-50 हजार मिल रहा है। आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज ऑफ मनी। और आप ये समझ नहीं पा रहे हो, आप ये समझना नहीं चाहते हो कि आपके पास किस चीज की कमी है, आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या दे रहे हो। तो आपको सिंपल सवाल होता है, 8 घंटे देता हूं, ये क्या कम है? खुद से सवाल करो, आपके समय की कीमत ही क्या है? कौन आपका समय खरीदेगा? एनीवे, सो अब एक आदमी को प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका सबसे पहला स्टेज क्या होगा? कहीं ना कहीं से उस प्रोडक्ट के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन आप ड्रीम भी नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट का। और अगर आपको सपना आ भी जाता है ना, तो आप अपना सर खुद ही पीट के ऐसे बोलोगे बुद्धू कहीं का। ऐसा भी होता है क्या? फनी लगेगा आपको। आज से कुछ साल पहले या अभी भी आप ले लो कि मैं चांद पे गया हूं, सपना आपने देखा कि वहां मैं कुछ कुछ सामान खरीद रहा हूं, एक पार्क में घूम रहा हूं, और सुबह उठोगे अपने सपने के बारे में सोचोगे या किसी को बताओगे भी तो लोग हंसेगा, पागल हो गया है। क्या पता 30 साल बाद ये हकीकत हो, क्योंकि हम जिस तरफ अग्रसर हैं, हो सकता है
कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक प्रोडक्ट बनी, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया, उसने उसको प्रोडक्ट रूप में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने उसे कहीं देखा है। कहां देखा है? न्यूज़पेपर में देखा है, मैगजीन्स में देखा है, किसी ने हमें बताया है, पड़ोसी के यहां देखा है, होर्डिंग में देखा है, दुकान में देखा है। मतलब आपके पास में इंफॉर्मेशन आ गई है, तो आपको लगता है काश मेरे पास भी ये होता। कभी किसी ने सोचा था कि भात डेगची से निकल करके प्रेशर कुकर में बनेगा, दाल उसमें सीझेगा, सीटी मारेगा? ये कॉन्सेप्ट, एक तो बनाने वाले का अलग कॉन्सेप्ट है, बट खरीदने वाले को कभी ऐसा सपना आया था कि मेरा दाल एक ऐसे पतीला में पक रहा है जो सीटी भी मारता है? शायद नहीं। तो ड्रीम, यहां पे मैं बायर के लिए बात कर रहा हूं। अब ये ड्रीम आया तो सही, काश है। अभी आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने किसी के हाथ में मोबाइल फोन देखा, आपको भी लगा काश मेरे पास भी ये होता। बट होगा कैसे ये? अब क्या करते हो? आप उसके लिए पैसे की बचत चालू कर देते हो। जैसे ही आप पैसे का बचत करना चालू कर देते हो, आप किस स्टेट में आ गए हो? डिजायर स्टेट में। और जिस दिन आपके पास वो बजट पूरा हो जाता है, जितना भी मोबाइल का दाम है या जो प्रोडक्ट आप सोच के रखे उतना पैसा पूरा हो जाता है, उसी दिन आपका ये नीड बन जाता है, आपकी जरूरत हो गई। इसको हम एक सेंस में हम क्या देख रहे हैं? जरूरत बन गई। दूसरे सेंस में हम क्या देख रहे हैं? मेरे पास पैसा हो गया, तभी तो ये जरूरत बना। क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हो? सेविंग कर रहे हो। यहां पे बजट रेडी है, उतना आपने जमा कर लिया है, या हम कहें तो मनी कहें इसको, आपके पास मनी हो गया है। अब मनी हो गया, जिस दिन आपकी सैलरी मिलती है या जिस दिन आपके पास पैसा मिला, जिस दिन आपके पास पॉकेट में पैसा है, आप अपने बिहेवियर को जरा चेक करना, क्योंकि हम लोग वो भी पढ़ेंगे, ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि हम डील किसको करने जा रहे हैं? ह्यूमन को करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, वो क्या सोचता है, क्या देखता है, डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको भी। एक आदमी, आप कहते हो चाय पियेंगे, कहता है छोड़िए ना। समझ में नहीं आया यार, चाय पियेंगे इसका जवाब दो ही होगा, हाँ या ना। ये छोड़िए ना का मतलब क्या होता है? आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बीइंग एज ए प्रोफेशनल, इसका मतलब क्या होता है? राइट। सो हमने स्किल की बात की थी, हमने क्या कहा था? हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। ये दोनों क्या है? गुण है। स्किल मतलब कला, गुण, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सीरत।
क्या गुण है तुम्हारे पास, क्या सीरत है, बोलते हैं ना। सॉरी, गुण सीखना तो है ही भारी है, बट हमको लगता है कि ये तो कोई हमको टेस्ट करेगा, कोई जानेगा, कोई मेरे से बात करेगा तब ना वो जानेगा कि मेरे पास कम्युनिकेशन की कला है। कोई मेरे से प्रोडक्ट बनवाएगा तब ना जानेगा कि मेरे पास में हार्ड स्किल है। बट उससे पहले ही ग्राहक चला जा रहा है, हमको तो ये चांस भी नहीं मिल पा रहा है। अब क्या करें सर, आप तो कह रहे हो सीख लो सीख लो, सीख तो लेंगे, बट अभी आपने कंफ्यूज करा दिया। आपने कहा कि सीरत है, कोई आपका सीरत को समझेगा, देखेगा, जानेगा तभी तो। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो अभी आप रांची से पटना जा रहे हो और बस में ये सीट सिस्टम नहीं है। टिकट आपने ले लिया, कंडक्टर ने कहा जहां मर्जी वहां बैठ जाओ। आप गए देखते हुए, पहली सीट पे गए, एक 12-13 साल का लड़का बैठा हुआ था, स्कूल स्टूडेंट था। दूसरी सीट पर गए, एक किसान बैठा हुआ था। तीसरी सीट पे आपने देखा एक लड़की बैठी हुई है। ये मत बोलना कि मैं लड़की वाला पे बैठूंगा, जनरली हम लोगों का स्वभाव यही होता है। पांचवें पे गया, लगा प्रोफेशनल है, वेल ड्रेस्ड था, अच्छी बातें कर रहा था। आप किसको प्रेफर करोगे, कमेंट्स बॉक्स में बताना। आप कहोगे जो काफी साफ सुथरा था, मैच्योर्ड था, वेल ड्रेस्ड था, हाइजीनिक था, फील लाइक मेकिंग फ्रेंड, फील लाइक टू बी कंफर्टेबल विथ हिम। हम ऐसे लोगों से दोस्ती भी करते हैं, बात करते हैं। तो हमने क्या किया, अपने आर्टिफिशियल तरीके से हमने अपनी पैकेजिंग चालू कर दी। अरे यार, प्रोडक्ट बेचना है, हमको थोड़ी ना बिकना है। माय डियर, प्रोडक्ट बाद में बिकता है, पहले हम बिकते हैं। अगर हम बिक गए तो मेरा प्रोडक्ट बिकने का रास्ता आसान हो जाएगा। तो हम बिकते कैसे हैं? सबसे पहली बात, सीरत तो बाद में है, हम पहला किससे बिकते हैं? सूरत, जिसको कि हम पैकेजिंग कहते हैं। हम किसी सामान को खरीदने जाते हैं, साबुन खरीदने जाते हैं, वो साबुन कैसा है जब स्नान करेंगे तब पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है। बट पहले हम अट्रैक्टेड किस पे होते हैं? उसके पैकेट पे। उसी तरीके से हम इंसान से कोई बात करना चाहे, कोई फ्रेंडली होना चाहे, कोई कंफर्टेबल होना चाहिए, तो वो किससे होता है? हमारी सूरत। अब फिर आप बोलोगे सूरत तो भगवान ने जो दिया वो तो वही रहेगा ना, चेंज कैसे कर सकते हैं? हम उसको आर्टिफिशियली सजाते हैं, कंघी करते हैं, सेविंग करते हैं, मुंह धोते हैं, माउथ स्मेल को खत्म करते हैं, बॉडी ऑर्डर खत्म करते हैं, अच्छा पॉलिश जूता पहनते हैं, अच्छे पैंट पहनते हैं, अच्छे शर्ट पहनते हैं। ये सारा क्या है? हम अपनी सूरत को पॉलिश कर रहे हैं, सूरत को चमका रहे हैं।
क्योंकि अभी हमने ये सोचा है कि प्रोडक्ट को हम बाद में बेचेंगे, पहले हम खुद को बेच लें। क्योंकि मुझे पता चला है, हम समझ गए हैं कि अगर हम बिक गए तो मेरा प्रोडक्ट बिकने का रास्ता आसान हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजों पे पढ़ेंगे, बट आपका इंटरेस्ट आना जरूरी है। मैं हार्डकोर मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, तभी मैंने कहा ना कि मुझे, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई ड्रीम में, मैंने देखा। ये कहां देखा? होर्डिंग में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, पेपर में देखा, किसी ने बताया, दिस इज ऑल मार्केटिंग। हम देख करके उसी समय दौड़ नहीं जाते हैं सामान खरीदने के लिए, बट क्या है, मेरी मेमोरी में, मेरे ब्रेन में कहीं ना कहीं वो आ गया, वो इंफॉर्मेशन आ गया, अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी प्रोडक्ट होता है, राइट? सो हमने बार बार कहा बिकते हैं, बिकते हैं। बेचना क्या होता है? सेलिंग जिसको कहते हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग। जब भी हम फील्ड में जाते हैं, खास करके यंगस्टर्स, खास करके फ्रेशर्स, ओपनिंग बहुत है। एक है जो स्किल्ड है, उनको तो अपना सेक्टर मिल जाता है, बट जो स्किल्ड नहीं है, जनरल क्वालिफिकेशन है उनके पास, तो उनको एक्सपोजर या उनको जॉब की ऑफर कहां पर होती है? सेल्स एंड मार्केटिंग में होती है। और सेल्स एंड मार्केटिंग हमारे पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लगता है कि जिंदगी का सबसे टफ काम जो है वो है बेचना। बड़ा टफ काम है किसी के पॉकेट से पैसा निकालना। बड़ा आपको शर्म आता है किसी से बात करना, किसी को दो बार बोलना कि सर सामान ले लीजिए, क्योंकि आपने सीखा नहीं है ये। आप गिड़गिड़ाने लगते हो, सर ले लीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। यहां तक आप कहते हो, मैंने सुना है, बहुत लोगों को देखा है कि सर एक प्रोडक्ट ले लो ना, हम अपनी सैलरी में से भी आपको कुछ देंगे, या हमें कमीशन मिल रहा है उसमें से भी कुछ देंगे। आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट का को डिवैल्यूएट कर रहे हो, खुद को डिवैल्यूएट कर रहे हो। मतलब आपको खुद में लगा है ये प्रोडक्ट इतने का नहीं है। एक मोबाइल है, 5,000 से रेंज चालू हो जाता है। मैंने सुना है, जानता नहीं हूं, कि 9 लाख या 90 लाख, पता नहीं, बट लाखों में है, इतना मैं बता सकता हूं कि नीता अंबानी वो फोन यूज करती हैं। छोड़ दीजिए नीता अंबानी की बात, यही हम ले लेते हैं आईफोन, अभी 15 प्रो लॉन्च हुआ है, लाखों में है, वो भी बिकता है, उसके भी कस्टमर हैं। बेचना आना चाहिए। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेचना कहते किसको है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर मिलता हूं। सो दोस्तों, बार बार जिक्र आ रहा है सेलिंग। सेलिंग किसे कहते हैं? उससे पहले मेरा सवाल है, क्या आपने कभी कुछ बेचा है? मैक्सिमम का जवाब होगा नहीं। या अगर बेचा है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या बेचा पहली बार, उसके बदले में आपको क्या मिला। सब सोच रहे हो पैसा ना। आई एम श्योर 99% के दिमाग में यही चल रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था कि पैसा बाय प्रोडक्ट है।
आप किसी सामान को खरीदने कब जाते हो? मैंने आपको बताया, नीड, जरूरत जब आपको है। तो थोड़ा हम पुराने जमाने की तरफ चलते हैं, जब पैसा नहीं आया था। तब क्या सेलिंग नहीं होता था? लोग अपनी जरूरत के लिए, मुझे चावल की जरूरत है, किसी को गेहूं की जरूरत है, उसके पास चावल नहीं है, अब मेरे पास गेहूं नहीं, तो हमने अपना चावल उसको दे दिया, उसके बदले में गेहूं मैंने ले लिया। ये भी सेलिंग है, जो आज भी चलता है, पुराने जमाने से लेकर के आज तक। हमारे इंटरनेशनल ट्रेड इसी तरीके से होते हैं। हम किसी देश को कुछ और एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से कुछ और इंपोर्ट करते हैं उसके बदले में। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी भी गांव में, मोहल्ले में, टोले में हम करते हैं इस तरीके के काम। यहां तो पैसा इन्वॉल्व नहीं था। अब आप याद करो, अब आप सोचो कि पहली बार आपने क्या बेचा। मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। ऐसी किस चीज की जरूरत आपको हुई कि आपने उसके बदले में कुछ दिया और आपको वो सामान मिल गया। अगर मैं आपको कहूं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप 24 साल 25 साल के हो, जॉब करने के लिए आए हो, और मैं पूछता आपको कि आपके पास सेलिंग एक्सपीरियंस कितने साल का है, आप कहते हो सर मैंने तो सेलिंग आज तक किया नहीं है। अगर कुछ कुछ इधर उधर बेचा होगा तो आप कहोगे मैं पापा की दुकान पे मैंने ये बेचा, मैंने मोबाइल बेचा। बट मैं कहूं कि अगर आपकी उम्र 24 साल है और आपको 24 साल का सेलिंग एक्सपीरियंस है, तो आप चौंक जाओगे। आप कहोगे सर क्या आप बोल रहे हो? यस माय डियर, आपकी उम्र 24 साल है तो आपके पास 24 साल का सेलिंग हार्डकोर एक्सपीरियंस है। आप दिन भर में कितनी ही चीजें बेचते हो और सक्सेसफुली बेचते हो। आपको पता है कि ये सामान किस तरीके से बिकेगी। जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन से आपने बेचना चालू किया। आपको भूख लगी, आपको नहीं पता था कि ये प्रोडक्ट कैसे बेचा जा सकता है, आप क्योंकि आपकी नीड थी भूख। आपको जो पता था, क्या पता था, रोना है, आपने रोया और आपको आपकी मम्मी ने दूध पिला दिया, आपकी भूख शांत हो गई। आप कहोगे ठीक है मुझे तो दूध मिल गया, मम्मी को क्या मिला? मम्मी को उसके बदले में ममत्व मिला, ममता मिला। आपने टूल का यहां पे यूज किया, रोना कर। आप एक दिन कॉलेज नहीं गए हो, सर ने नोट्स लिखा दिया है, आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स आपको चाहिए। आप अपने क्लास फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड से कहते हो यार मुझे ये नोट्स देना। सबसे नहीं कहते हो, उस फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड से कहते हो जो ना नहीं कर सकता। सो आपने यहाँ पे क्या बेचा? रिलेशंस बेचा। ये टूल था आपके पास, आपको मिल गया। आपके कॉलेज से टूर जाना है, 5,000 रुपये चाहिए, पापा से आप नहीं मांग रहे हो,
आप किचन में जाकर के मम्मी का पल्लू को ऐसे ऐसे लिपटते हुए पूछ कुछ कुछ करते हो, मम्मी पूछती है क्या चाहिए, मम्मी समझ जाती, मम्मी कॉलेज से ना एक टूर जा रहा है, हमको भी जाना है, 5,000 रुपये चाहिए। मम्मी बोलती नहीं, जाओ पापा से मांग। आप नहीं जाते हो, आप कहते हो मम्मी प्लीज आप बोलो ना। आपको पता है कि आपके कहने पे पापा ना कर सकते हैं, सो आपने एक टूल यूज किया, क्या, मम्मी को, भाई को कहना है भाई थोड़ा कॉलेज छोड़ देना बाइक से, डायरेक्ट बोलोगे, भाई बोलोगे नहीं हमको टाइम नहीं है। आप भाई का सुबह सुबह भैया दोनों तेरा शर्ट हम जो है आयरन कर देते हैं, पैंट आयरन कर देते हैं, इमोशनल कार्ड खेलते हैं। सो आपको, आप इसमें मास्टर हो बेचने में, आपको पता है कि किस तरीके से बेचा जा सकता है, सो सेलिंग आप जानते हो, बट प्रोफेशनल दुनिया में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। और ये सारी चीजें आपके दिमाग में आइडिया जनरेट हुआ होगा ना, ये करने से ये हो जाएगा, आपको ना सुनने को नहीं मिलेगा, हाँ ही तो सुनना है, यही तो सेलिंग है। तो आपने दिमाग में एक आइडिया जनरेट किया, उसी तरीके से जब प्रोफेशनल दुनिया में आपको अपनी बात किसी से को कन्विंस करनी है, उससे यस करवाना है, तो उसकी स्क्रिप्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। डिफरेंट तरीके के लोग हैं, डिफरेंट स्वभाव के लोग हैं, कुछ ज्यादा बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं, कुछ के पास नॉलेज बहुत है, कुछ के पास नॉलेज की कमी है। आपको हर तरीके के लोगों को डील करना पड़ेगा। और क्या टूल यूज करें, कब करें, कैसे करें कि आपको यस सुनने को मिले, दैट इज सेविंग। अब क्या होता था, बार्टर सिस्टम तो हो गया, हम नीड के हिसाब से सामान बदल लिए। सपोज मेरे पास ये पेन है, इसकी आपको जरूरत है, और आपके पास में ये मोबाइल है, मुझे मोबाइल की जरूरत है। अब हम दोनों एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं, बट आपको बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि आपका मोबाइल बहुत महंगा है, अब मेरा ये 40 रुपीज का। तो आपको लगता है कि ये फेयर एक्सचेंज नहीं है, आपको लगता है कि आप ठगे गए हो, चीट किए गए हो। बात भी सही है, आपका 20,000 रुपये का मोबाइल, मेरा 40 रुपये का पेन, बट जरूरत तो जरूरत होती है। हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और वहां पेट्रोल पंप नहीं है, एक दुकान में, छोटी दुकान में जाके देखते हैं वहां पेट्रोल बिक रहा है, वो कहता है 300 रुपये लीटर, हमें लेना पड़ता है, मजबूरी है। तो ये फेयर एक्सचेंज नहीं है, फेयर सेलिंग नहीं है। और इसी के लिए इकाई के तौर पे मुद्रा को लाया गया कि कोई आदमी ठगा हुआ महसूस नहीं करे। हम किस चीज से एक्सचेंज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, मुद्रा से, रुपया से, पैसा से। हमारे दूसरे चैनल में जब पैसों की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से पैसा प्रचलन में आया है। आप उसको भी फॉलो करते रहना, उसमें समसामयिक चीजें हम डालते रहते हैं। सो सेलिंग का एक्चुअल में अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या है परिभाषा? A fair exchange for mutual benefit। बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि बेच दिया हमने, सामान बेच दिया, चाहे ठग के बेचा, झूठ बोल करके बेचा, सामान तो बिक गया है। नहीं माय डियर, सेलिंग नहीं हुआ।
उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, पोस्ट सेल्स कंप्लेंट्स आएंगे, और अगर आप कस्टमर को झूठ बोल के ठग के बेचे हो तो वो ग्राहक आपसे टूट जाएगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। वो सेलिंग नहीं है, वो मिस सेलिंग है। करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरीके का होता है, जहां पे बहुत ज्यादा वॉक-इन्स हैं, बट कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर को रोक के रखना, कंपटीशन है बाजार में, हम रोज कितना नया कस्टमर ढूंढेंगे। तो हमें ये देखना है, तुम भी खुश हम भी खुश, विन विन सिचुएशन। विन लॉस सिचुएशन कभी भी बिजनेस में, कभी भी सेलिंग में अच्छा नहीं होता है। सो ए फेयर एक्सचेंज, आपको भी खुशी हो अदला बदली करके, सामने वाले को भी खुशी हो कि उसे सही कीमत पे सही प्रोडक्ट मिला है। एक सामान के बदले में दूसरा सामान, अगर एक तराजू पे पैसे को रख दो, दूसरे तराजू पे सामान को रख दो, दोनों बराबर होना चाहिए। इसी को कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। ऐसा तो नहीं कि आपका पैसे का पड़ रहा नीचे हो गया और सामान ऊपर हो गया, मतलब सामान हल्का है और पैसा भारी है, पैसे का वैल्यू ज्यादा है, तो आप थके हुए महसूस करोगे वहां पे। और हर कोई चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट नीचे जब पैसा हल्का हो। हम भी चाहते हैं कि मेरे पैसे का बेस्ट प्रोडक्ट मिले। और उसी सबको करने के लिए, ग्राहक को डिलाइट करने के लिए, प्रोडक्ट नीचे जाने के लिए हम डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, हम ऑफर्स देते हैं। यहां तक कि हम बाजार जाते हैं ना, 1 किलो 10 रुपया किलो टमाटर लेते हैं, एक टमाटर एक्स्ट्रा दे देता है, धनिया पत्ता एक्स्ट्रा दे देता है, हमको क्या लगता है एक्स्ट्रा दिया, मेरे पैसे का ज्यादा वैल्यू दिया, हम खुश हो जाते हैं, डिलाइट हो जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम उसी दुकान से लेना चाहते हैं। तो आई होप कि सेलिंग आपको समझ में आ गया होगा। यही है सेलिंग। बहुत इसमें थ्योरी नहीं है, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, सिंपल है। अगर आप सिंपल तरीके से इसे समझेंगे, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप दिन भर सेलिंग का काम करते हो, अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करते हो, उनकी बात, अपनी बात को मनवाते हो, और ये आप घर से चालू करते हो। बट जैसे ही आप प्रोफेशनल फ्रंट पे आते हो, आपको लगता है ना, ये तो मेरे बूते की बात ही नहीं है, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। अरे आप कर सकते हो, बिलीव मी। आप खुद पे तो विश्वास करो। विश्वास तो बात की बात है, आपको पता ही नहीं है कि इसी को सेलिंग कहते हैं। हंस रहे हो, सबके चेहरे पे हंसी आती है। अरे इतना आसान था, हम झूठ का स्ट्रगल कर रहे थे, हम झूठ का अपने आप को सोच रहे थे हम किसी लायक नहीं है, सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, 30 साल 35 साल उम्र हो गया, अभी तक भी वही कर रहे हैं, नहीं हो रहा है हमारा। आप मिस कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के बेस्ट टाइम को मिस कर रहे हो, आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को खत्म कर रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि आपने पढ़ाई के बाद 5 साल तक सरकारी कंपटीशन की तैयारी की, और अब आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो। आपका एटीट्यूड ही देख करके सामने वाले को लग जाएगा ये मेरे किसी काम का नहीं है। एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, 5 साल का गैप है, अब आप जा रहे हो जॉब के लिए उनके पास। सो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये मेरा सेकेंडरी है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। बहुत लोग कहते भी हैं प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा। माय डियर, इस सोच को बदलना पड़ेगा। आप अपने लिए डिसाइड करो कि पढ़ाई के बाद हम 2 साल मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेयर करेंगे, वो भी तब जब मेरा बेस बहुत स्ट्रांग है। गेस पेपर से तैयारी करके आप आईए बीए एमए तो कर सकते हो,
बट कंपटीशन नहीं निकाल सकते। प्राइवेट जॉब में सक्सेस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इन सब सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, इन सब चीजों की जो एक जरूरत है उसकी समझ नहीं है। 1 महीना 2 महीना नौकरी किया, या तो कंपनी खुद छोड़ दिया या दूसरी कंपनी में चले गए। सो 2 साल के अंदर में अगर आपका सीवी देखा जाए, बायोडाटा देखा जाए, आपने 5 कंपनी चेंज कर दी है, आपका कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं जा रहा। और आपके करियर का एंड वही हो जाता है। फिर आप सोचते हो अपना कुछ करें, एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर बनने से पहले भी आपको समझना पड़ेगा वही कस्टमर है, वही बाजार है, वही प्रोडक्ट है, वहां भी तो वही डिमांड है। ऐसा तो नहीं कि हम पूंजी लगाए इसलिए मेरे पास ज्यादा ग्राहक आएगा, वहां दूसरे का पूंजी था इसलिए कम आता था। टारगेट सबसे बड़ा उलझन होती है सर। टारगेट टारगेट भी है क्या सर? आपने खुद अपनी जिंदगी का डिसिप्लिन टारगेट सेट किया हुआ है, सुबह इतना बजे उठना है, इतना बजे खाना है, इतना बजे नहाना है, इतना बजे डिनर है, इतना बजे लंच है। 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, आपने टारगेट बनाया हुआ है, इतना इस पे खर्च करेंगे, बजट किया हुआ है। प्रधानमंत्री को टारगेट है 5 साल के लिए आपको ये काम करना है, नहीं तो जनता कहती है हटा देंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आईएएस है उसको भी टारगेट है, किसको टारगेट नहीं है? यहां तक कि प्रकृति, उसका भी टारगेट है। हमको इतना महीने तक मेरी जिंदगी है, इसमें फल फूल लगना है। सूरज का है, सूरज को भी 11 घंटा 12 घंटा ही रहना है, चांद को उतना ही देर रहना है। सो जिंदगी बिना टारगेट के तो है ही नहीं। ये प्रकृति ही टारगेट से चलती है, सबने अपना अपना टारगेट सेट किया हुआ है, और इसी को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद आज का क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।